हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ था तथा आधुनिक उद्योगों का जो सीमित विकास हुआ था उस समय उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। ठीक है, तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन का जो सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नारोजी ने दिया था, है ना। दादा भाई नारोजी ने दिया था। इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और दिया था, धन की निकासी का सिद्धांत, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने दिया था, धन की निकासी का सिद्धांत। धन की निकासी जो कर रहे थे तात्कालिक स्तर पर ब्रिटिश सरकार, भारत के जो भारत से जो औद्योगिक या फिर नकदी फसलों के माध्यम, उद्योगों के माध्यम, जिस भी तरह से भारत से जो धन ब्रिटेन जा रहा था उसे उन्होंने धन की निकासी के तहत संदर्भित किया था। ठीक है, जो हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का अर्थ अगर देखा जाए तो परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और आधुनिक उद्योगों का न लगाया जाना हस्तशिल्प उद्योगों का पतन को संदर्भित करता है ना। जो देसी राज्य थे तात्कालिक स्तर पर, उनमें जो हस्तशिल्प उद्योग चल रहा था, है ना, जो छोटे कारीगर थे उनका जो पतन हुआ और जो आधुनिक उद्योग नहीं लगाए गए, इससे क्या हो गया, एक तरह का शून्य सा उत्पन्न हो गया और भारतीय जो कामगार थे वो कृषि में जाने लगे और भारत के जो ज्यादातर आबादी थी वो कृषि पर निर्भर हो गई और कृषि की हालत पहले से ही खराब चल रही थी। तो इस तरह से भारत का निर्धनीकरण हुआ। ठीक है, अब हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारणों को देखें तो सबसे प्रमुख कारण आता है देशी राज्यों पर नियंत्रण, है ना। देशी राज्यों पर नियंत्रण कैसे हुआ? जब 1799 या 1800 के आसपास जो भारत में थे लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने सहायक संधि प्रणाली शुरू की, है ना, सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि के माध्यम से इन्होंने क्या किया, देशी राज्यों से संधियां की तथा उनकी जो सुरक्षा है वो अपनी सेनाओं, ब्रिटिश सेना के अंतर्गत रख ली, है ना, ब्रिटिश सेना के अंतर्गत रख ली। इससे क्या हुआ, वहां के जो राजा महाराजा थे, देसी राजा थे, मतलब राजा महाराजा थे, वो आंतरिक विद्रोह से बच गए, है ना। उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि किसी तरह का आंतरिक विद्रोह नहीं होगा, होगा तो उसे कौन समाप्त कर देगा, ब्रिटिश सेना समाप्त कर देगी। इससे ये हुआ कि जो उन्होंने जो देशी स्तर पर उद्योगों के विकास को कोई भी बढ़ावा नहीं दिया। जो देशी राजा वगैरह थे वो आलसी और विलासी हो गए, है ना। इससे क्या हो गया, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण अगर देखा जाए, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। 1813 में ब्रिटेन ने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया और जो कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटेन का है वो भारत में व्यापार कर सकता है ना। मतलब प्रत्येक ब्रिटिश के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए, है ना। मुक्त व्यापार की नीति से कहते हैं। इससे क्या हो गया, जो ब्रिटिश ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं थी वो भारत में तेजी से आने लगी, है ना। जो तात्कालिक स्तर पर ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, उससे ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारत में आने लगी। तो भारत के जो देसी उद्योग से इनसे टक्कर नहीं ले पाए, इनसे मतलब प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहे। ये भी एक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का एक प्रमुख कारण रहा। अगला कारण देखें तो इंग्लैंड ने अपने यहाँ भारत निर्मित वस्तुओं के आयात पर उच्च शुल्क लगाया, है ना। भारत में देशी जो हस्तशिल्प उद्योगों को बाजार अगर सीमित होता जा रहा था तो भारत के पास एक ऑप्शन और था, जो देशी कारीगर है वो अपना वस्तुओं को विदेश भेज सकते थे। परंतु इस पर भी इंग्लैंड ने अपने प्रतिबंध लगा रखे थे, है ना। अगर भारत का कोई भी हस्तशिल्प उद्योग या कोई भी ऐसा सामग्री विदेश भेजी जाएगी तो वहां पे भी जैसे इंग्लैंड ने अपने यहाँ भारत निर्मित वस्तुओं के आयात पर उच्च शुल्क लगा रखी थी, तो वहां पे भी उनको ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसलिए भारत में और विदेश में भारत से अगर कोई चीज हम निर्यात कर रहे हैं तो उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट था। अगला कारण देखा जाए तो ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भी हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का प्रमुख भूमिका निभाई। कैसे निभाई? जो ब्रिटिश शिक्षा नीति थी उसने एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जो रूप और रंग में तो भारतीय था, है ना, रूप और रंग में तो भारतीय था। मतलब कहने की तात्पर्य कि भारतीयों को ऐसी शिक्षा दी जो रूप और रंग में तो भारतीय था परंतु आचार विचार में एक अंग्रेज बन रहा था, है ना।
आचार विचार और संस्कृति में अंग्रेज बन रहा था, है ना। मतलब वो भारतीय संस्कृति को कमतर आंकने लगा और विदेशी संस्कृति के प्रभाव में आ गए। आज भी आप बहुत सारी जगह देखते हैं तो अपन जो जो पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण पर बल देते हैं, तो उस समय भी जब ब्रिटेन भारत पे औपनिवेशिक शासन कर रहा था, तो उसके कल्चर से लोग प्रभावित हो रहे थे, है ना। और जो मार्केट में वस्तु आ रही थी ब्रिटिश निर्मित, उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, है ना। मान लो कोई भी मान लो कि खिलौना उद्योग मान लो तात्कालिक स्तर पर, तो ब्रिटेन ऐसे खिलौने बना रहा था जिससे लोग आकर्षित हो रहे थे। और जो भारतीय कारीगर बेचारे खिलौना बना रहे थे, वो अपने जो देसी देसी रूप में बना रहे थे या संस्कृति के अनुरूप बना रहे थे। तो भारतीय लोग विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित होने लगे, है ना। ये किस नीति का परिणाम था? ये शिक्षा नीति का परिणाम था। ब्रिटिश शिक्षा नीति इस तरह से अपनाई जा रही थी कि एक अंग्रेज को मतलब व्यक्ति भारत रहे लेकिन उसमें गुण अंग्रेजों के समान हो जाए। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भी हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट आता है रेलवे का विकास, है ना। जो रेलवे का विकास हुआ, इसने भी हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में भूमिका निभाई। कैसे निभाई? रेलवे से जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं थी, औद्योगिक क्रांति जब चल रही थी, तो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में भी चली गई, है ना। दूरस्थ क्षेत्र मतलब छोटे छोटे शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं पहुंचने लगी। किसके माध्यम से? रेलवे के माध्यम से, है ना। रेलवे के माध्यम से मालवाड़ा मतलब जो मालगाड़ियां चलती है उसके माध्यम से ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को छोटे छोटे शहरों में पहुंचाया गया, जिससे जो हस्तशिल्प उद्योग है उसके पतन को बढ़ावा मिला। ठीक है। अब इसके परिणाम अगर देखें हस्तशिल्प उद्योगों के, ये तो हमने कारण देखे थे। अब परिणाम अगर देखा जाए तो एक सकारात्मक परिवर्तन तात्कालिक स्तर पर ये देखा जा रहा था कि अगर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होगा तो आधुनिक उद्योगों का मार्ग प्रशस्त होगा, है ना। किसी भी सोसाइटी में अगर देखा जाए, अगर हस्तशिल्प उद्योग पतन होता है तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या जिसे औद्योगिकीकरण का शुरुआत माना जाता है। परंतु भारत के स्तर पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत तात्कालिक स्तर पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप ले लिया था, है ना। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के तहत भारत कार्य करता था, है ना। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मतलब इसका फायदा किसको मिल रहा था? जो मातृ देश है ना, मातृ देश इंग्लैंड को मिल रहा था ना। भारत उपनिवेश था तो जो भी कार्य हो रहा था वो इंग्लैंड के हितों को देखकर किया जा रहा था, है ना। इसलिए इसका लाभ भी औपनिवेशिक उपनिवेश मतलब औपनिवेशिक शक्ति को मिला, इंग्लैंड को मिला, जबकि भारत जो उपनिवेश था इसको इसका लाभ नहीं मिला। अब परिणाम में नकारात्मक परिणाम देखें तो नकारात्मक परिणाम में जो हस्तशिल्प उद्योगों के शिल्पकार थे, अगर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। बेरोजगार हो गए, अब इनके पास कोई रोजगार नहीं बचा तो ये किधर और उन्नत होंगे? ये होंगे कृषि पर उन्नत होंगे, है ना। और कृषि पर पहले से ही किसान बेचारा भू राजस्व नीतियों की मार सह रहा है ना। पहले ही वो निर्धन है ना, मार सह रहा है। अब निर्धन है तो यहाँ पे किसान किसान और शिल्पकार दोनों कृषि कर रहे हैं, है ना। कृषि कर रहा है, इससे क्या होगा? कृषि पर भार बढ़ेगा, है ना। कृषि पर भार बढ़ेगा, कृषि पर भार बढ़ेगा जिससे क्या होगा? अकाल की स्थिति पैदा होगी, है ना। अकाल की स्थिति पैदा होगी, है ना। अकाल की स्थिति पैदा होगी और भारत के जो एक बड़ी आबादी गाँव में निवास करती थी, तो गांव के निर्धनीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्धनीकरण होगा। ठीक है, ये नकारात्मक परिणाम के अंतर्गत देखे जाएंगे। तो एक मोटे तौर पर हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि जो तात्कालिक स्तर पर ब्रिटिश शासन भारत पर राज कर रहा था, तो सारे कार्य औपनिवेशिक हितों को देखकर कर रहा था। उसको भारतीय उद्योगों के सुधार से कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। वो ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारत ला रहा था तथा भारत से कच्चे माल को ब्रिटेन भेज रहा था, जिससे जिससे कि ब्रिटेन की जो जो औद्योगिक क्रांति के दौरान जो जो चीजें उनको कच्चे माल के रूप में चाहिए थी उन्हें मिल सकती थी, तथा वो प्रसंस्कृत वस्तुएं भारत में आकर एक बड़े बाजार के तहत उनका वो व्यापार व्यवसाय कर सकता था।
ठीक है। परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ तात्कालिक स्तर पर ब्रिटिश आवश्यकताओं को देखकर उन्होंने उद्योगों के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया, उसे हम अगले वाले सेक्शन में देखेंगे, है ना, जिसको हम आधुनिक उद्योगों के सीमित विकास की तरह देखते हैं, है ना। तो इसमें दो चरण में हम देखेंगे, एक देखेंगे 1850 से 1914 तक का चरण, और दूसरा 1914 से 1950 या 1947 तक के चरण को हम देखेंगे, जब तक भारत स्वतंत्र हुआ था, जब तक के बारे में हम देखेंगे। तो प्रथम चरण में अगर देखा जाए तो इन्होंने जूट कारखाना, है ना, कपास, चाय चाय के बागान स्थापित किए, कपास के उत्पादन को, जिसे हम कहते हैं नकदी फसलों के उत्पादन, नकदी फसलों के माध्यम से भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। जैसे जूट का उत्पादन, इन्होंने जूट कारखाने स्थापित किए, 1855 में पहला जूट कारखाना स्थापित किया गया। जूट कारखाना देखा जाए क्योंकि इनको बोरों की आवश्यकता थी, है ना, कोई माल अगर रख रहे हैं तो बोरे आते थे, जूट से बनते थे, तो इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन्होंने जूट कारखाना खोला। अब जूट कारखाना खोला तो इससे भारत में उद्योगों का विकास तो हुआ, लेकिन ये किसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए था? ये औपनिवेशिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए था। बोरों में वो सामान भर भर के ट्रेनों के माध्यम से बंदरगाह तक पहुंचा सकते थे और ब्रिटेन में सामान भेज सकते थे। कच्चा माल बोरों में भरना आसान होता था, इसलिए उन्होंने जूट कारखाने की स्थापना की। आगे चलकर अगर देखा जाए तो सूती मिल की स्थापना की, है ना। सूती मिल की स्थापना भड़ोच में करी गई, कावरजी बाई के माध्यम से। भड़ोच में, गुजरात के भड़ोच में स्थापित हुई, कपड़ों के वस्त्र निर्माण के लिए, है ना। कपास उत्पादन हो रहा था, जो कपास उत्पादन व्यापक स्तर पर होने लगा था नकदी फसल के रूप में, तो वस्त्र निर्माण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के तहत प्रथम सूती मिल की स्थापना 1885 में भड़ोच में, है ना, की गई, है ना। उसके आगे अगर देखा जाए तो 1905 के आसपास स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ देसी उद्योगों को संरक्षण को बढ़ावा दिया गया और कुछ देसी इकाइयां भी स्थापित हुई, जिसके अंतर्गत माचिस उद्योग, साबुन उद्योग जैसे कारखाने खोले गए, है ना। तो यह आधुनिक उद्योगों का प्रथम चरण था। नेक्स्ट चरण 1914 से लेकर 1947 तक का माना जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय बुजुर्ग वर्ग, है ना, भारतीय बुजुर्ग वर्ग ने ब्रिटेन का समर्थन किया था, है ना, ब्रिटेन का समर्थन किया था। इसी समर्थन को देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कुछ देसी उद्योगों को स्थापना की। और एक तरह से ये भी देखा जाए, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड विश्व युद्ध में बिजी था, है ना, विश्व युद्ध में प्रति था, तो भारतीय उद्योगों में जो उत्पन्न हो रहा था उसकी भी ब्रिटेन सरकार को आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में प्रथम औद्योगिक आयोग 1916 में 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में गठित किया जाता है। और ये आयोग कहता है कि भारत में जो देसी उद्योग है, जो मतलब भारत में उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। और इंग्लैंड से भी उस समय जो आयात भारत में चीजें आ रही थी उसकी मात्रा में कमी हुई थी, तो इन चीजों को देखते हुए भी भारत में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने का प्रयास किया गया। 1921 में रहमतुल्लाह के नेतृत्व में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया जाता है, मतलब वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 1921 में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे चलकर अगर देखा जाए तो बॉम्बे योजना 1944 में आती है ना। बॉम्बे योजना 1944 में आती है। इसमें बहुत सारे जो सरदेसाई देसाई ना, टाटा, बिरला, ये लोग इसमें शामिल होते हैं। 8 पूंजीपति लोग इसमें शामिल होते हैं, है ना, 8 पूंजीपति इसमें शामिल होते हैं बॉम्बे योजना के तहत, है ना, पूंजीपति इसमें शामिल होते हैं। तथा ये भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार, कृषि को आधुनिक बनाना, इन चीजों को बढ़ावा देने का प्रयास इस योजना के तहत, भूमि सुधार, है ना, शिक्षा का प्रसार, है ना, और आधुनिक मतलब कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाना, इन पर ये बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं बॉम्बे योजना के तहत। ठीक है, तो ये बात थी। और आधुनिक, अब आगे हम देखते हैं कि आधुनिक उद्योगों को सीमित विकास के कारण क्या थे, है ना, क्यों हम तात्कालिक स्तर पर उद्योगों को वृहद स्तर पर नहीं लगा सके, है ना। तो सबसे पहला कारण ये था
कि भारत में पूंजी का अभाव था, है ना। भारतीय भारतीय जो लोग थे उनके पास पूंजी नहीं थी, अधिकतर लोग किसान थे, है ना, अधिकतर लोग किसान थे, और जो कुछ पूंजी थी उसका भी धन के निष्कासन के माध्यम से, धन के निष्कासन के माध्यम से बहिर्गमन हो रहा था, है ना, धन के निष्कासन के माध्यम से बहिर्गमन हो रहा था। तो इतनी बड़ी पूंजी नहीं थी कि जिससे हम आधुनिक उद्योगों को विस्तृत रूप से स्थापित कर सके। अगला कारण था भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया, है ना, भारतीय उद्योगों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया, जैसे मैंने इसके पहले हस्तशिल्प उद्योगों में पूरी चीज पढ़ा चुका हूँ, है ना। माल भाड़ा दरें भेदभावपूर्ण थी, है ना, माल भाड़ा दरें भेदभावपूर्ण किस तरीके से थी, अगर कोई भारतीय रेलवे में अगर माल ले जाएगा तो उसके लिए उच्च दरें थी, जबकि कोई ब्रिटिश व्यक्ति अगर कोई रेलवे बुक करता है माल भाड़ा के लिए तो उसके लिए जो दरें थी वो कम थी, है ना। तो ये भी एक भेदभावपूर्ण तरीका था, इससे भारतीय लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिला। तकनीकी शिक्षा का अभाव था, तकनीकी शिक्षा अगर तात्कालिक स्तर पर देखें तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां मशीनों को विकास हुआ था, परंतु भारत में इस तरह की शिक्षा प्रदान नहीं की गई लोगों को कि वो किसी अपने अपने अंदर वैज्ञानिक टेम्परामेंट विकसित कर सके, है ना। वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली भारत में शिक्षा का अभाव था, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भारत में मतलब ऐसा दृष्टिकोण नहीं था। भारत में शिक्षा भी वो सीमित स्तर पर ही प्रदान कर रहे थे। एक इसके अंतर्गत एक सिद्धांत आता है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, है ना, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, है ना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से हम कहते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। इसके तहत वे ऐसी शिक्षा प्रदान करते थे, एक उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान कर देते थे और कहते थे कि ये लोग अब निचले वाले लोगों को शिक्षा प्रदान कर देंगे, उनका ऐसा मानना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जो उच्च उच्च कैटेगरी के लोग थे वो नौकरी प्राप्त करके अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो गए तथा भारत की बड़ी जनसंख्या निरक्षर रह गई। इससे क्या हो गया, उद्योगों में मतलब एक शिक्षा के माध्यम से लोगों का विकास होता है, अगर देखा जाए, है ना, लोगों का दिमाग खुलता है, वो विभिन्न आयामों से चीजों को सोच सकते हैं। परंतु भारत में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, इसलिए भारत अगर देखा जाए तो निरक्षरता का प्रतिशत स्वतंत्र भारत के समय काफी ज्यादा था। ठीक है, ये भी एक आधुनिक उद्योगों का कम विकास या सीमित विकास होने का प्रमुख कारण रहा। ऋण और ब्याज दरें, ऋण और ब्याज दरें जैसे तात्कालिक स्तर पर क्या था, जो बैंकिंग सेक्टर था, बैंकिंग बीमा, है ना, ये सेक्टर थे वो ब्रिटिश पूंजीपति या ब्रिटिश उद्योगपतियों के द्वारा स्थापित किए गए थे, है ना, ब्रिटिश सरकार के तहत था ये सब कुछ, ब्रिटिश लोग थे इनके अंतर्गत। तो भारतीयों को ऋण और ब्याज में भी काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ा, है ना, इससे भी भारतीय उद्योगों का सीमित विकास, आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास हुआ। और क्षेत्रीय असंतुलन भी बना रहा, है ना, क्षेत्रीय असंतुलन इसलिए बना रहा है कि जो साउथ वाले क्षेत्र थे, गुजरात, महाराष्ट्र, इनका जो औद्योगिक विकास उच्च स्तर का बना रहा, जबकि भारत के अगर बिहार, बंगाल, है ना, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र अगर इनमें देखा जाए तो यहाँ पे बेरोजगारी और किसानों का शोषण ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे लगभग उद्योगों का विकास ना के बराबर हुआ। तो क्षेत्रीय असंतुलन से भी मतलब आधुनिक उद्योगों को सीमित विकास हुआ। ठीक है, इसको हम आगे और विस्तृत रूप में समझेंगे। ठीक, तो आधुनिक उद्योगों के सीमित विकास को इन्हीं संदर्भों में हम देख सकते हैं। आगे वाले वीडियोस में हम धन के निष्कासन और रेलवे, है ना, रेलवे ने कैसे भारत में जो धन की निकासी को प्रबल रूप दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेलवे महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत के अंतर्गत, किस तरह से इनने मतलब एक तो रेलवे ने देखा जाए तो भारत के जो संसाधनों को, कच्चे माल को बाहर भेजने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ रेलवे ने जो ब्रिटिश राज था उसके खिलाफ आवाज उठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरह में रेलवे के माध्यम से लोगों के जो विचार, अंग्रेजों के प्रति विचार थे, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर फैलने लगा, जिससे बंगाल और बॉम्बे के बीच कनेक्टिविटी विकसित हुई। दूर दूर के क्षेत्रों में, है ना, उत्तर प्रदेश के प्रांत से है ना, मध्य प्रांत के बीच में लोगों के दूर आवागमन जाना प्रारंभ हुआ। इससे क्या हो गया, जो औपनिवेशिक सोच थी
उसको लोगों ने समझा और एकजुट होकर अखिल भारतीय स्तर पर फिर दल बनने लगे, जैसे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होगी। उसके बाद उदारवादी, है ना, उदारवादी, उग्रवादी, है ना, इस तरह से क्रांतिकारी लोगों का और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। तो रेलवे एक बहुत अच्छा टॉपिक है आधुनिक भारत के संदर्भ में, उसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।